हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। फ्रेंड, आज हम आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपके आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी से है और ये 4th सेमेस्टर के लिए आपका रिसेंटली जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एमआईएल सब्जेक्ट ए है। तो चलिए देखते हैं हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको एनी क्वेरी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पर अपने क्वेश्चन डाउट क्लियर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ये यूनिट 2 है जिसमें हम पार्ट ए कर चुके हैं और इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम यूनिट 2 करेंगे जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको डिस्कशन करेंगे विद आंसर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, मलबे का मालिक मोहन राकेश का जीवन परिचय साहित्य परिचय का वर्णन कीजिए। मलबे का मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए कि मलबा हम किसे कहते हैं। जैसे ईंट, सीमेंट, बालू, जुड़ोड़ी पत्थर, इन सबको मलबा कह सकते हैं। जो हमारे घरों में भराव वगैरह करते हैं उसके लिए भी मलबा है। तो मलबे का मालिक मोहन राकेश का जीवन परिचय देना है आपको, उसकी साहित्य परिचय का वर्णन करना है। देखिए, स्वतंत्रता हिंदी साहित्य का सौंदर्य बोध के नए तत्वों तथा यार्थक के नए धारकों की उद्भावना करनी पड़ती है। इन नवीन धारकों की खोज करने वाले में यदि कोई नाम पहले लिया जा सकता है तो वह मोहन राकेश। ये एक ऐसा नाम है जो अपनी आधी अधूरी जिंदगी को नया अर्थ देने के लिए जीवन के अंधेरे के बाद कमरों में से गुजरते हुए बीते काल की कोख से न आने वाली कल को खोजता रहा। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 में अमृतसर के एक मध्यवर्ती परिवार में था। उनके पिता श्री करमचंद गुगलानी यद्यपि पेशे से वह वकील थे किंतु आर्थिक स्थिति कोई विशेष अच्छी ना थी। मोहन राकेश का आरंभिक नाम था मदन मोहन गुल्लानी। बाद में कुछ अरसों तक वे मदन मोहन के नाम से जाने जाते रहे और अंत में मोहन राकेश के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो आपको इसमें ये बताया गया कि जो हमारे स्वतंत्रता हिंदी साहित्य है उसके सौंदर्य के नए नए तरीके आ गए, उसके अर्थक आ गए, उसकी धारणाओं को उद्भावना कर पड़ी है। और इन नव धारक मतलब नए धारणाओं को खोज करने में यदि कोई इसका नाम आया तो वे किसका है, मोहन का। और मोहन को हम राकेश मोहन के नाम से जानते हैं। और वे अपनी आधी अधूरी जिंदगी के नए अर्थों में किस तरीके से जीवन के अंधेरे से बाहर आए और क्या क्या खोज करते हैं मोहन राकेश, तो उसके बारे में बताएं। उसके परिचय में आप लिख सकते हैं जीवन परिचय कि मोहन का जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था। उसके पिता का नाम क्या था, करमचंद गुल्लानी, और वो पेशे से वकील थे। ठीक है, तो मोहन राकेश का आरंभिक नाम भी हम कह सकते हैं मदन मोहन गुल्लानी था। जो मोहन राकेश है उसका हम बचपन का नाम मदन मोहन कह सकते हैं। देखिए, मोहन राकेश की प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर और उच्च शिक्षा लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज में हुई थी। वहीं से उन्होंने शास्त्री की उपाधि ली और संस्कृत में एमए किया। भारत पाक विभाजन के बाद वे परिवार सहित जालंधर में आ बसे और अवनत्र अध्ययन में ही लीन रहे। हिंदी एमए में उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। जो मोहन की शिक्षा थी वो 2 जगह से हुई थी। एक तो अमृतसर से हुई थी, प्रारंभिक शिक्षा हम कह सकते हैं 12 तक की शिक्षा, और उच्च शिक्षा उन्होंने लाहौर से ली थी जो कि कॉलेज का नाम था ओरिएंटल कॉलेज। वहीं से उन्होंने शास्त्री की उपाधि ली थी। संस्कृत में एमए उन्होंने किया था। भारत पाक विभाजन, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब वो परिवार सहित जालंधर में आ बसे थे और अनवरत अध्ययन में वो लीन रहे, वो अपने अध्ययन में तत्पर रहे। एमए में उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रथम स्थान प्राप्त किया था, मतलब टॉप किया था अपनी कॉलेज में। तदुपरांत उसके बाद कुछ वर्ष तक उन्हें मुंबई रहे, शिमला रहे, फिर जालंधर में अध्यापन कार्य किया। उन्होंने शिक्षक का कार्य भी किया था, लेकिन कुछ स्वभाव के कारण कुछ किंतु कार्य क्षेत्र में आगत राजनीति के कारण वो अधिक समय तक किसी एक जगह पर टिक ना सके। उनके कार्य ऐसे थे कि वे एक जगह टिक ही नहीं पाए। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी अध्यापक पद हेतु प्रार्थना पत्र दिया पर सफल ना हो पाए। इस बीच ही सारिका पत्रिका का संपादन कार्य भी किया। यहाँ भी कुछ घुटन सो अनुभव और तुरंत त्याग पत्र दे दिया, परंतु वास्तविक वे कहीं भी एक जगह टिक ना पाए। उनका मेन मकसद था कि वो कहीं एक जगह टिक नहीं पाए। वो जहाँ भी काम करने जाते थे, मतलब वो एक तो उन्होंने विश्वविद्यालय दिल्ली के कॉलेज में प्रार्थना दिया था प्रोफेसर के लिए जिसमें वो असफल, और प्लस वो सारिका
पत्रिका में काम कर रहे थे, पर उन्हें भी वहाँ पर अच्छा नहीं लगा, उन्हें घुटन महसूस हुई, वहाँ से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। और कमलेश्वर के अनुसार डाक बंगलों में रहने को ही जिंदगी मानते थे, टिकना उनके सौभाग्य में ही नहीं था। देहांत के कुछ वर्ष पूर्ण रंगमंच और विशेष अध्ययन के राकेश ने नेहरू फेलोशिप स्वीकार किया और वे इस दिशा में अनुसाधन कार्य भी कर रहे थे। 49 वर्ष की उम्र में उनकी आकस्मिक मृत्यु 3 दिसंबर 1972 को दिल्ली में हुई थी। तो आपको इनके परिचय का तो मेन पॉइंट याद रखना होगा, इनका बचपन का नाम, इनका जन्म, इनकी मृत्यु, इनकी शिक्षाएं कहाँ से कहाँ हुई, इन्होंने शिक्षा में क्या ग्रहण किया, ये सब आपको मेन पॉइंट याद करना। बाकी आप लिख सकते हैं ये इनका एक जगह रहने का मन ही नहीं था, ये टिक ही नहीं पाते थे, इन्हें रंगमंच में विशेष अध्ययन के लिए राकेश ने नेहरू फिलोसफी स्वीकार किया था। चलिए अब हम साहित्य परिचय पर चलते हैं। कहानी साहित्य। मोहन राकेश ने विविध कहानियां लिखी जो समय समय पर अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। उनके प्रकाशित कहानी संकलन प्रकाशन क्रम से इस प्रकार थे। उनकी कहानी कौन कौन सी थी देखिए। इंसान के खंडर 1950, नए बादल 1957 और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961 में, फौलाद का आकाश 1966, रोए रेसे 8 और एक और दुनिया, मिले जुले चेहरे, मेरी प्रिय कहानी 1971 और 13वें तथा अन्य कहानियां थी। तो आप देख सकते हैं कितनी कहानियां थी उनके, लगभग 11 कहानी थी, जो लास्ट में 13वें तथा अन्य कहानियां भी थी। और इन कहानियों को आपको 2 से 3 सन तो याद करना होगा, जो कि आप मेन में डाल सकते हैं। बाकी आप कहानी याद कर लेना, 1 से 2 का सन जरूर याद कर लेना। चलिए उपन्यास साहित्य। लेखक की सर्वप्रथम औपन्यासिक रचना स्वा और सफेद, लेकिन ये किसी कारणवश प्रकाशित ना हो सके। उनका प्रकाशित उपन्यास साहित्य इस प्रकार थे। जो उनके जो उपन्यास लिखे थे जो प्रकाशित हो गए, प्रचलन में आ गए, उस कौन से। अंधेरे बंद कमरे 1961 में लिखा गया, ना आने वाला कल 1968 में, अंतराल 1972। नाट्य साहित्य। नाटक के क्षेत्र में मोहन राकेश ने विशेष ख्याति अर्जित की थी। उनका नाट्य सृजन छात्र जीवन से ही प्रारंभ हो गया था। उनके प्रकाशित नाटक एवं एकांतियों के नाम इस प्रकार थे। आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1966, आधे अधूरे 1969 और पैरों तले जमीन 1973। ये सारे उनके प्रकाशित नाटक है। मरणोपरांत में प्रकाशित के अंडे के छिलके, अन्य कार्तिक तथा बीज नाटक 1973 में मरणोपरांत प्रकाशित हुआ। तो आप 2 से 3 के सन याद कर लेना, बाकी इनके उपन्यास के नाम याद कर लेना, नाटक के नाम भी याद कर लेना। देखिए नाटक लेखन के लिए मोहन राकेश को पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। निबंध साहित्य में परिवेश, रंगमंच, शब्द साहित्यकार की समस्या, मोहन और राकेश के निबंध भी थे। यात्रा उनका था विवरण, स्मरण, रिपोर्टाज, आत्मकथा आदि इस प्रकार है। आखिरी चट्टान तक, पतझड़ व रंगमंच, ऊंची झील, सतयुग के लोग और बकलम खुद। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मतलब इस यूनिट का पहला आपको देखने को लग रहा होगा, तीसरा है पर ये पहला था। और मलबे का मालिक कहानी की समीक्षा कीजिए। चलिए अब हम समीक्षा देखते हैं कि मलबे का मालिक की समीक्षा किस प्रकार की जाती है। शिल्प की दृष्टि से प्रस्तुत कहानी का कथात्मक अत्यंत सुगठित है। इसका प्रारंभ अत्यंत जिज्ञासा वर्धन है। 7.5 साल के बाद वे लोग लाहौर से अमृतसर आए। ये आपको तो अपनी बुक से भी कहानी पढ़ सकते थे, पर हम यहाँ शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं। हॉकी का मैच देखने का, यहाँ पर हॉकी होना चाहिए पर इसने हॉकी लिखा, कोई बात नहीं। आप हॉकी का मैच देखने का तो बहाना ही था, उन्हें ज़्यादा चाह उन घरों और बाजारों को फिर से देखने का था जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराये हो गए थे। तंग बाजारों में गुजरते हुए एक दूसरे से पुरानी चीज़ों को याद दिला रहे थे। देख फतिहादीन मिस्री, बाजार में अब मिस्री की दुकानें कितनी कम रह गई। इस प्रकार मुसलमानों को टोली का अमृतसर के बाजार में घूमकर अनेक परिवर्तनों का लक्ष्य करना और हिंदुओं की प्रतिक्रियाएं घनी मियाँ को अपने चिर परिचय मोहल्ले में जाना, अपने मकान का मलबा देखना, ये सभी घटनाएं कथा का विकास करती है। संघर्ष की स्थिति वहां आती है जब
गनी मनोरी तथा रखे पहलवान से मिलकर न केवल अपना दुख व्यक्त करता है वरन उसे दुआएं भी देता है, उसके प्रति अपनी स्वभावना भी प्रकट करता है। या ये कह सकते हैं कि कोतुल चरम सीमा पर पहुंच जाता है, क्योंकि लोगों का तो विचार था जब दोनों आमने सामने आ गए तो बात जरूर खुलेगी, फिर हो सकता है दोनों में गाली गलौच भी हो सकता है। जब रखा गनी हो हाथ नहीं लगा तब हुए दिन नहीं रहते, बड़ा मतलब मलबे का मालिक बनाता है। पर ऐसा कुछ ना हुआ। बेटे की मृत्यु की स्थिति के बारे में जाने बिना ही घनी वहां से भाग पड़ा। मलबे का मालिक कौन है, इस प्रश्न की चरम सीमा कहानी का अंत अत्यंत मार्मिक और प्रासंगिक है। लेखन ने लिखा है, पहलवान ने एक ढेला उठाकर कुत्ते की तरह फेंका पर उसका भौंकना बंद नहीं हुआ। पहलवान कुएं के सिल पर जाकर लेट गया। उसके वहां से हटते ही कुत्ता गली में उतर आया। काफी देर भौंकने के बाद जब उसे गली में कोई प्राणी चलता फिरता नजर नहीं आया तो वह एक बार कान झटकाकर मलबे पर लौट गया था। वहां कोने में बैठकर गुराले लगा रहा। ये कथात्मक स्वाभाविक और कौतूहल वर्धन था, साथ ही काल्पनिक होते हुए सार्थक प्रतीक होते हैं। यद्यपि इसमें घटनाओं का अत्यधिक भी है, लेकिन बाहरी स्थिति के संदर्भ में मनमानी घटनाएं अत्यंत कौशल से घटित हुई है। तो आप इस प्रश्न का बस यही मतलब निकाल सकते हैं कि मलबे की मालिक की समीक्षा किस प्रकार की जाए। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 से 3 बार पढ़िएगा, आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार 1 से 2 लोगों के बीच में बातें हुई थी और कैसे वो मलबे के मालिक बनते बनते रहेगा, वो बन नहीं पाए क्योंकि उनके बेटे की मृत्यु भी हो गई थी और वहां से वे इस चरम सीमा पर पहुंच ही नहीं पाए। चलिए अब ये देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि मलबे के मालिक कहानी मूल संवेदन प्रतिपाद कथात्मक पर प्रकाश डालिए। तो आपको ये कहानी टाइप लिखनी होती है, आपको जो भी पॉइंट याद रहता है वो सारे लिख दीजिएगा क्योंकि इसमें आपको नंबर मिल जाते हैं। कथात्मक देखते हैं। मोहन राकेश ने अपनी कहानियों में व्यक्ति को केंद्र बनाकर मध्य वर्गीय चेतना को रूपांतरित करने का प्रयास किया, इसलिए उनकी कहानियों में यथार्थ को व्यापक सामाजिक स्तर पर प्रस्तुत किया गया। जो मोहन राकेश थे उसने अपनी कहानियों को एक व्यक्ति के केंद्र बनाकर क्या क्या था प्रस्तुत किया था और प्रयास किया था कि इसलिए उनकी कहानी में यथार्थ व्यापक सामाजिक स्तर प्रस्तुत किया जाए। मलबे का मालिक नामक कहानी में विभाजन की विभिन्नता से उत्पन्न क्रूरता, असमानता, अमानवीयता का मरमर स्पर्श चित्रण हुआ है। इस कहानी में अब्दुल गामी अमृतसर में आकर अपने मकान को मलबे के ढेर से रूप में देखता है और मलबे का मालिक बनने के लिए और कुत्ते को संघर्ष करते हुए पाता है। इस कथात्मक में भारत और पाकिस्तान के विभाजन से उत्पन्न विभिन्नता का चित्रण हुआ है, जिसके फलस्वरूप अपने परिवार उजड़ गए थे। उनके व्यक्ति सांप्रदायिकता के शिकार होकर काल कलीन हो गए तो हजारों घर मलबे का ढेर बनकर रह गए। इस कथात्मक का मलबा विभाजन की उसी आतंकपूर्ण स्थिति की गाथा सुना रहा था जो अराजकता व क्रूरता से भरी हुई थी। इस कहानी का कथात्मक इस प्रकार होगा कि चिराग का बुढ़ा पिता अब्दुल गनी लाहौर के कुछ मुसलमानों के साथ अमृतसर आता है। हॉकी का मैच देखने को तो बहाना था, दरअसल उन्हें तो यहाँ के बाजारों घरों को देखने का चाव था। कभी अपने थे और अब पराये हो गए थे अमृतसर का। तो जो वहाँ का कहानी का अंत कथात्मक सिर्फ इतना है कि जो उसके चिराग का बूढ़ा पिता अब्दुल गमी था वो लाहौर से हॉकी के बहाने आया था, पर उसका मेन मकसद क्या था, यहाँ की बाजारें घूमना, घरों को देखना, कभी अपने तब कभी पराए घर। अमृत का बासा बाजार एक छोटा सा बाजार था, यहाँ की दुकानें आग लगने से जलकर राख हो गई थी। एक लंबा समय बीत गया, कई कई इमारतें खड़ी हो गई, पर अनेक स्थलों पर अभी भी मलबे के ढेर पड़े थे। अब्दुल गमी ने अपने मोहल्ले में मेमोरी नामक युवक को पहचान लिया। दोनों आपस में कुलक्षेम पूछने लगे। घनी के पूछने पर मनोरी ने उसे मलबे का ढेर दिखाया तो छड़ी के सहारे बड़ी कठिनाई से वहां पहुंच के उन्होंने मुंह से अन्याय ही आह निकाल दिया और चिराग दिन उस मोहल्ले के लोग ये देखकर सोच रहे थे कि अब सारी असलियत खुल जाएगी। वास्तविकता तो ये थी कि दिन चिरागनी खाना खा रहे थे जो रक्से पहलवान थे। फ्रेंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। फिर भी हम बताते हैं
उस आवाज देकर नीचे बुलाया। रखे पहलवान की बरसों पुरानी यारी को ध्यान में रखकर ये विकट परिस्थिति की परवाह न करते हुए भी नीचे आ गए, पर रखे पहलवान ने उसे धोखा दे दिया था। किसने धोखा दिया था? रखे पहलवान ने। उसे नीचे गिराकर उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गए। अपने एक सारथी की सहायता से वो अपने साथ सारथी मतलब अपना दोस्त साथी भी ले आया हो, तो उसने चिराग दिन का प्राणतन तो किया, उसका जान ले लिया। साथ ही उसकी पत्नी जुबेदा और 2 लड़कियां किश्वर और सुल्तान को भी नहीं छोड़ा। उन तीनों की लाशों लहर के पानी में देखी। इधर रखे पहलवान ने चिराग दिन के नए मकान के हथियाने की सोच रहा था कि किसी ने पानी उसके जो मकान थे उसको हथियाने को कौन सोचा था? रखे पहलवान। उस घर में आग लगी थी। रखे पहलवान को ये पता भी ना चला था कि ये आग लगाने वाला कौन था, लेकिन उस मलबे को अपनी जागे समझकर वो किसी को भी उसके पास फटकने तक नहीं देता था। उसके एक सारथी ने उसे अब्दुल गामी के उस मलबे को देखने की खबर दिया भी। पहलवान कुछ सोचता इससे पहले उसने देखा कि मोंडी घनी की बाह पकड़े इधर ही आ रहा है। कुएं के पास पहुंच के घनी ने रखे पहलवान को पहचान कर उसे कोई भी उत्तर नहीं दिया। उसने रखे पहलवान से मिलकर न केवल प्रशंसा व्यक्त की वरन उसे अपनी वर्तमान निराशा के बारे में अत्यंत शोकग्रस्त शब्दों के द्वारा बताया। और वो अपना भारा पूरा घर देखने आया था, पर यहाँ तो सब कुछ मिट्टी हो गया था। रखे पहलवान के प्रति पूरा विश्वास प्रकट करते हुए उसने पहलवान से पूछा कि उसके यहाँ रहते ये सब कैसे हो गया, जबकि उसके पुत्र चिराग को तो पहलवान का पूरा भरोसा था। उन सब में से भाईचारा उसी के भरोसे तो चिराग को यहाँ छोड़कर गनी पाकिस्तान चला गया था। वह ये भी बताता है कि चिराग को पूरा विश्वास था कि रखे पहलवान के होते उस कोई हाथ भी नहीं लगा सकते। ये सब सुनकर पहलवान के मानसिक और शारीरिक स्थिति बुरी तरह गड़बड़ा गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसकी रीढ़ की हड्डी भी मानो सहारा ढूंढने लगे, पर घनी तो इस बात से अनजान था। रखे के प्रति आभार प्रकट करते उसने कहा, जी हल्का ना कर रखना, जो होनी थी सो हो गया। मैंने तुम्हें देख लिया तो चिराग को देख लिया। तुम सेहतमंद रहो, जीते रहो और खुशियाँ देखो। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि इस कहानी में किस तरीके से जिस पे विश्वास होता है उसी ने धोखा किया, उसी ने उसके परिवार को मारने की प्लानिंग भी की थी। उस रात रखा पहलवान रोज की ही तरह गली के बाहर तख्ते को बैठा था। इसी समय एक कौवा कहाँ से भटककर उस मलबे में पड़ी चौखट पर बैठ गया, तो कोने में लेटा हुआ कुत्ता गुड़गुड़ाकर उस पर भौंकने लगा। कौवे के उड़ जाने के बाद कुत्ता पहलवान को देखकर उस पर भौंकने लगा। पत्थर मारने पर भी वह ना हटा तो पहलवान कुएं की सिल पर जा लेटा। इधर कुत्ता बहुत देखकर भौंकता और गुजरता रहा, गुजरता रहा, यही होता रहा। तो इस कहानी को आप स्क्रीनशॉट लेके 2 से 3 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगी पूरी अच्छी तरीके से। तो यह हमारा सेकंड यूनिट था जिसमें हमने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं। देखिए मलबे का मालिक कौन था। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके पहले वाले यूनिट नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।